आज हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन कुछ प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य काल में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक इन सब के शासकों का भी वर्णन बता दिया। और अभिलेख की पूरी प्ले लिस्ट तो जब मैंने प्राचीन इतिहास के स्रोत पढ़ाए थे ना, वहाँ अभिलेख भी पढ़वा दिए हैं, सारे के सारे स्तंभ लेख भी पढ़वा दिए हैं, गुहा लेख भी पढ़वा दिए। अर्थशास्त्र का पूरा वर्णन अलग से बना दिया मैंने, पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया अर्थशास्त्र पे पूरा का पूरा। तो अशोक के उत्तराधिकारी है ना, वो देखें कि अभी पहले मैंने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार वगैरह सब पढ़ा दिया है, आपको पता है। तो ये देखने के बाद हम देखेंगे प्रश्न उत्तर जो परीक्षा में आए हुए हैं कितना कहाँ तक करवाती हूँ मैं। तो ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। अभिलेख, स्तंभ लेख वगैरह मैंने कह दिया आपको, अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अर्थशास्त्र की पूरी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो है ना, ये कुणाल था, ये पद्मावती का पुत्र था कुणाल। वायु पुराण के अनुसार ये कुणाल इसका पुत्र था, अशोक का था, इसकी पत्नी थी पद्मावती। उसका दशरथ था ना, ये कुणाल का पुत्र था, तो ये इसका पौत्र हो गया। जो गुफाएं बनाई थी ना उन्होंने आजीविका के लिए, वो आप वीडियो देख लेना, आगे बता दूंगी मैं आपको, वीडियो पूरा बनाया हुआ है। और उसके बाद है ये संप्रति, ये भी दशरथ का पुत्र था। और सलीशुक, देवर्मन, असतमदवन, बृहदत्त है ना, ये लास्ट में इसको मार के पुष्यमित्र को है ना, शुंग वंश, वो इसकी नींव डालेगी शुंग वंश की, पुष्यमित्र शुंग। एक पुष्यमित्र कौन है, वैश्य गुप्त है ना, पुष्यमित्र वैश्य है ना, जो सॉरी पुष्यगुप्त वैश्य था एक, आपको पता है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का राज्यपाल था, जो सौराष्ट्र का था। तो इसे नाम में कन्फ्यूजन मत होना, एक तो पुष्यगुप्त वैश्य था, एक है पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग है ना, ये बृहदत्त को मार के शासक बनेगा। मैंने कहा जालोक का वर्णन मिलता है सिर्फ किसके अंदर, एक ही है, राजतरणी के अनुसार जालोक कश्मीर का शासक बना था अशोक के बाद। और राजतरणी है ना, राजतरंगिणी कलहण ने लिखी थी, इसमें ही एक जालोक का वर्णन मिलता है, लेकिन इसकी माता का नाम का कहीं वर्णन नहीं मिलता। और इसके अंदर भी यही मिलता है कि अशोक का पुत्र था। तो इसने शासक वहाँ जो कश्मीर का शासक बना था ये। उसके बाद मैंने बताया आपको ये वायु पुराण के अनुसार कुणाल है ना, कुणाल के दो पुत्र थे, एक तो था दशरथ और एक था संप्रति। तो पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र के अलावा ही उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाई थी संप्रति ने। किसने बनाई थी, संप्रति ने। बौद्ध और जैन साहित्य में अशोक का उत्तराधिकारी माना, अशोक का किसको माना है, संप्रति को माना है, बौद्ध और जैन साहित्य में। सॉरी यहाँ लिखा हुआ है ना, संप्रति को माना है। संप्रति के को आचार्य सुहस्तिन ने जैन धर्म की दीक्षा दी थी। तो जैन धर्म की दीक्षा वाले तीनों को याद रखना। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा दी थी, और उपगुप्त ने किसको दी थी, अशोक को दी थी, जैन धर्म की दीक्षा दी थी। और सुहस्तिन ने किसको दी थी, संप्रति को दी थी। तो ये आप कन्फ्यूजन मत होना। जिस तरह मैंने बताया था आपको, मेरा शायद चंद्रगुप्त मौर्य के वीडियो में मैंने क्लियर नहीं कि शायद बताया हुआ, कुछ गड़बड़ बताया हुआ है प्रधानमंत्री के लिए। तो चाणक्य था ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और उसके बाद जब बिंदुसार आया ना, तो वहाँ भी चाणक्य था, लेकिन चाणक्य की मृत्यु के बाद ये खल्लाट भी प्रधानमंत्री था। और उसके बाद हमने राधा गुप्त किसको देखा था, अशोक ने। राधा गुप्त की सहायता से अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा था। तो अशोक का पूरा वीडियो देख देना, वहाँ समझ में आ जाएगा क्या क्या था। वो 273 में तो शासक बना था, लेकिन 269 में ही राज्याभिषेक क्यों किया, 4 साल बाद क्यों करवाया था, पूरा डिटेल से वीडियो मैंने बनाया हुआ है। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसके समान शासन का केंद्र उज्जैन था, इसके शासन का केंद्र उज्जैन था, यानी कि अब ये उज्जैन राजधानी बनाएंगे। पहले राजगिरी की स्थापना की थी किसने, बिंबिसार ने की थी ना, राजगृह, फिर राजगिरिणी, फिर पाटलिपुत्र के बाद वैशाली बनाई, फिर वैशाली के बाद वापस कालाशोक ने पाटलिपुत्र बनाई। शिशुनाग था ना, उसने वैशाली बनाई थी, पाटलिपुत्र बनाई, फिर पाटलिपुत्र भी रहेगी, अब उज्जैन भी रहेगी। शालिशुक था ना, ये संप्रति के बाद शासक बना था। गार्गी संहिता में दुष्ट आत्मा कहा है किसको, संप्रति को। इसके समय में यवन एंटियोक्स थर्ड का काबुल पर आक्रमण हुआ था शालिशुक के समय। हम यहाँ अशोक का जो ना मौर्य प्रशासन का अंत कैसे हुआ वो भी देखेंगे। और उसके बाद हम देखें तारानाथ के अनुसार है ना, गांधार का जो शासक था वीरसेन, ये भी अशोक का पुत्र था, लेकिन ऐसा सिर्फ तारानाथ कहते हैं, बाकी कहीं नहीं देखा हमने। अशोक अवदान के अनुसार बौद्ध संघ को अत्यधिक दाद देने के कारण मंत्रियों ने अशोक के पौत्र को हटा दिया। पौत्र कौन था, संप्रति को क्यों हटाया था, ये बहुत से यानी कि बौद्ध धर्म के जितने भी थे ना दीक्षार्थी, उसको दान बहुत देते थे, इसलिए उसको हटा दिया था उसके मंत्रियों ने। ये मौर्य शासक का वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ। सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, 185 में इसकी
हत्या करके शासक बना था कौन? पुष्यमित्र शुंग, और मौर्य वंश की समाप्ति हुई थी और शुंग वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पार्ट हमारा शुंग वंश ही स्टार्ट होगा। प्रमाण हमें बाणभट्ट के हरिश्चंद्र प्रमाण हमें किससे पता चलता है कि उसकी हत्या करके ये बना था पुष्यमित्र शुंग? तो बाणभट्ट का जो था ना ग्रंथ हर्षचरित्र पुराण इस घटना को वर्णन करते हैं। एक तो पुराण करते हैं और एक हर्षचरित्र करते हैं। अब मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या किया थे? तो इतिहासकार बताते हैं और कारण कौन सा बताते हैं? हेमचंद्र राय चौधरी बताते हैं कि अशोक की जो नीतियां थी ना वो अहिंसक और शांति प्रिय थी, इसी के कारण इसका अंत हो गया। DN झा कहते हैं कमजोर उत्तराधिकारी थे, इसलिए मौर्य वंश का अंत हो गया। निहार रंजन रे कहते हैं जनता का विद्रोह हो गया था इनके खिलाफ। और रोमिला थापर क्या कहती है पता है? केंद्रीय प्रशासन, अप्रशिक्षित नौकरशाही और राष्ट्रीय चेतना का अभाव था तीनों में, इसलिए मौर्य शासन का अंत हो गया। अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान विदेशों में जो दूत भेजे थे ना वो किस किस शासनकाल में भेजे थे शासक के यहाँ? इसका वर्णन हमें 13वें शिलालेख में मिलता है। तो एंटीओक्स सीरिया का था, वो एंटीओक्स थर्ड थियोस था शासक, और एंटीओक्स भेजा था यहाँ। और तुर में मिस्र टॉलमी सेकंड शासक था, वहाँ भेजा था तुर में जो मिस्र में। और मैं ये सब भेजे थे, मैंने यहाँ राजदूत लिख दिए, लेकिन इन सब जगह में मोगस भी भेजा था, एंटीओक्स भेजा था, मैसिडोनिया में भी भेजा था, मिस्र में भी भेजा था, सीरियन में भी भेजे थे और यूनान में भी भेजे थे। ये सब किसने भेजे थे? अलेक्जेंडर एपीरस अलेक्जेंडर, ये सब यहाँ भेजे थे। किसने? अशोक ने भेजे थे वहाँ अपने राजदूत। ये जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था ना, आपको पता है विदेशी आक्रमण ईरान और यूनान इराक और ईरान बताए थे ना, सिकंदर का और दारास वाले, तो उसके भी प्रश्न उत्तर। और महाजनपद युग वही था जो बिंबिसार के समय में था, और हरेक वंश शिशुनाग वंश, इसके भी अगर आपको प्रश्न उत्तर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं इसके प्रश्न उत्तर भी सौरभ चौबे की बुक से करवा लूँगी। ये सौरभ चौबे की बुक है, प्राचीन इतिहास सौरभ चौबे। और उसके बाद आज मैं अभी करवा रही हूँ मौर्य शासक जो हमने पढ़ाया था, शासक अभी चल रहा है हमारा टॉपिक, और ये आज पूरा हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुंग वंश, मौर्य उत्तर शासक जितने भी है ना वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मौर्यकालीन जितने भी प्रश्न उत्तर है ना वो पढ़ाऊंगी। तो निम्न में से कहाँ चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख हमने पता है कितनी बार मैंने आपको बताया था कि इसका महाभाष्य में जो पतंजलि ने लिखा था ना उसके अंदर चंद्रगुप्त की सभा या परिषद का उल्लेख मिलता है, जो चाणक्य ने की थी। किसके विरोध में? सिकंदर के आक्रमण के विरोध में कहा था, सिकंदर आक्रमण कर रहा है अखंड भारत के निर्माण के लिए। और एक कहा किया था घनानंद ने कर ज़्यादा लगाते थे, उसके विरोध में इसने जो चंद्रगुप्त सभा का आयोजन किया था तक्षशिला में। सारनाथ में धर्मराजी का स्तूप का निर्माण करवाया था, तो ये अशोक ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि माप की इकाई थी? ये निवर्तन थी। ये अशोक के शासनकाल वगैरह मैंने जितने मेरा एक एक लाइन देखना, लाइन के अंदर एक एक लाइन में प्रश्न उत्तर है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। निम्न में से किसने सेंट्रोकॉट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो सेंट्रोकॉट्स से सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख मैंने कितनी बार समझाया आप? ये जस्टिन और प्लिनी दोनों था, प्लिनी और जस्टिन दोनों थे। ये गया था मगध के लिए सिकंदर से सहयोग मांगने के लिए, मगध को जीतने के लिए। तब ये जस्टिन प्लिनी है ना, दोनों वही थे, और उन्होंने इसका जिक्र भी किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ आया था किससे? सिकंदर की मुलाकात के लिए। ये पौरस से भी मिला था, उसका भी वर्णन मैंने बताया था आपको कि राजा पौरस से भी मिला था। सबको एक करने के लिए, घनानंद को हराने के लिए ये सब कर रहा था। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते हैं? चाणक्य। तो चाणक्य देखो चाणक्य है ना, ये विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, इनका नाम विष्णुगुप्त भी था। तो ये मित्र था, मैंने बता दिया अभी। उसके बाद कौटिल्य कहाँ के निवासी थे? तो ये तक्षशिला के आचार्य थे ना। तक्षशिला सबसे प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। वहाँ आपको पता हो तो प्रसेनजीत था, जीवक था, चरक था, वहाँ सब ने शिक्षा ग्रहण की थी वहाँ। और किस प्राचीन नगर के अवशेषों को कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए थे? तो ये पाटलिपुत्र से हुए थे, और अशोक के लकड़ी के महल यहाँ से प्राप्त हुए थे। मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लेना। बुलंदी बाग है ना, ये प्राचीन किसका नाम था? तो ये पाटलिपुत्र का था। बुलंदी बाग ये ना, ये बुलंदी बाग भी पाटलिपुत्र का था। पौलीव्रथा भी पाटलिपुत्र का था। कुम्भहार ये भी पाटलिपुत्र का ही नाम था। और पुष्प कपूर है ना, वो पटना, वो भी पाटलिपुत्र का था। कौन सा? पुष्करपुर कोई ऐसा नाम है, मैं शायद वीडियो देख लेना, मैंने उसके अंदर पूरी लिस्ट में बताया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष से पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। 305 ईसा पूर्व जब युद्ध हुआ था ना सेल्यूकस निकेटर का और चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था।
और क्या क्या दिया था उसको सेल्यूकस निकेटर ने। हेलेना का विवाह अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि भी हुई थी। 500 हाथी भी दिए थे। किसने दिए थे 500 हाथी? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए थे सेल्यूकस को उपहार के रूप में। अब ये है एक दूसरी सूची को मिलाना है। ये पहला है ना, कौशाम्बी कहाँ है? घोसीताराम मठ में है कौशाम्बी। उसके बाद हम देखें कुशीनगर कहाँ है? कुशीनगर राणा वर स्तूप है कुशीनगर में। उसके बाद हम देखेंगे सारनाथ कहाँ है, तो ये सबको पता है, धम्मिक स्तूप। और श्रावस्ती, श्रावस्ती है ना, ये सहेत सहेत कहते हैं उसको। श्रावस्ती को क्या कहते हैं? सहेत 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 महेत। तो ये गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामावली जो किया गया वो कहाँ है? तो ये है ना मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। तो अशोक के नाम किस किस अभिलेखों में मिलते हैं? मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी, जिसे कहते हैं मजनू। मजनू से MGNU, उदय कोलन ऊ से। तो मजनू है वो अशोक था। अशोक के चारों अभिलेखों में अशोक के खुद का नाम अशोक मिलता है। और अब देख लेना, अगर वीडियो नहीं देखा तो वो जिसके अंदर अशोक का मैंने बनाया है, अशोक का संपूर्ण इतिहास वो वर्णन वगैरह। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कालसी क्या था? कालसी के अंदर अशोक के शिलालेख के कारण, बौद्ध चैत्यों के कारण कालसी किसके लिए प्रसिद्ध था? अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी कहाँ है? उड़ीसा में। कालसी उड़ीसा में। तोसली नहीं, सॉरी, कलिंग और जोगन है ना वो उड़ीसा में। कालसी है ना ये देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में, उत्तराखंड। अशोक के निम्न में से अभिलेखों में पूर्ण रूपेण सही यानी कि धार्मिक सहिष्णुता के प्रति संप्रेरित कौन सा अभिलेख है? ये प्रसंग हूबहू प्रश्न है ना, ये फर्स्ट ग्रेड में आया था। 2022 में आया हुआ एग्जाम हुआ था ना, फर्स्ट ग्रेड में आया था। और ये RS परी में भी शायद आया हुआ, RS परी में भी आया था। अगर 2022 का RS परी में अगर देखा हो तो वहाँ भी ये प्रश्न आया हुआ है। ये 12वां अभिलेख है जो अशोक के, ये 12वां अभिलेख है ना। ये टॉलमी फिलाडेल्फ जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे वो कहाँ का शासक था? वो था मिस्र का टॉलमी फिलाडेल्फर। निम्नलिखित में से किसने अशोक को मातृ देवी का उपासक बताया था? मातृ देवी का उपासक किसने बताया था इसको? तारानाथ ने बताया था। किसने बताया था? तारानाथ ने। और उसके बाद हम देखेंगे मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। 7 वर्गों में मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। ये मेगस्थनीज करता है। इसकी किसकी पुस्तक थी? इंडिका में। तो इंडिका अशोक की जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महावस्तु, और एक और थी ना वो किसने लिखा था, एक और पुस्तक है अश्वघोष की जो पुस्तक थी वो, उन सब का पूरा डिटेल से वर्णन मैंने पूरे वीडियो चीनी यात्रियों में और ऐतिहासिक स्रोत में, जिसमें साहित्यिक स्रोत होंगे उसके अंदर पूरा किया हुआ है। तो मेगस्थनीज की इंडिका में 7 वर्गों में विशेष तौर पर विभाजन था मौर्य समाज। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत मौर्य को नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है? नगर प्रशासन का मिलता है, ये भी मेगस्थनीज की इंडिका में मिलता है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? तो ये तो सबको पता है, एक राज्य की जो भूमि होती थी और जिसे सीता भूमि कहा जाता था, ये सी राइट है इसका, राज्य की भूमि से प्राप्त आय थी। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने का संबंधित था? राजस्व कौन इकट्ठा करता था किसके अंदर? मौर्य काल में। और मौर्य मंत्री परिषद कौन सा राजस्व इकट्ठा करता था? तो राजस्व इकट्ठा करने वाला था वो समाहर्ता था। कौन था? समाहर्ता। ए राइट है इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोल माप का प्रभारी था? तो तोल माप का प्रभारी दिख नहीं रहा पूरा, क्या दिख रहा है? तो तोल माप का इकाई अधिकारी था वो था पोतवा अध्यक्ष था। कौन था? अशोक में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध में के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? कनक मुनि करता है ना, अस्तित्व को प्रमाणित करता है, वो कौन सा करता है? और निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि को प्रभावित अस्तित्व को प्रमाणित करता है? सॉरी, तो ये है ना अस्तित्व को प्रमाणित कौन सा करता है? और ये है निगाली सागर स्तंभ लेख है ना, निगाली सागर स्तंभ लेख है ना, इसके अंदर करता है, क्योंकि इसके अंदर ही महात्मा बुद्ध है नहीं, सॉरी, अशोक को बुद्ध मुनि शाक्य कहा गया या बौद्धि शाक्य कहा गया, शाक्य मुनि कहा गया है, ऐसा कुछ कहा गया। कल का वीडियो मैंने शायद आपको दिखा दूंगी, बता दूंगी, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। मकदूनिया में अशोक के समकालीन राजा कौन था? तो एंटीगोनस गोनाटस था। ये 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है अशोक के। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र में किन वर्णों के लिए खुले थे? तो ये 3 वर्णों के लिए ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। क्यों? ये तीनों वर्णों के लिए ही था। कौन सा था ये? तक्षशिला शिक्षा का केंद्र था। तो तक्षशिला में जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, उसको क्षत्रिय इसलिए मानते हैं क्योंकि वो तक्षशिला में पढ़ रहा था, और तक्षशिला उसी को एंट्री देते थे तक्षशिला में जो उच्च वर्ग के लोग थे, जैसे ब्राह्मण, ज़्यादातर ब्राह्मण ही थे, फिर क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र को इसके अंदर नहीं आने दिया जाता था।
तो इन तीनों के लिए खुले थे। किस शिलालेख में अशोक ने अल्पव्यय तथा अल्पसंख्र धम का अंग मानते हैं। और धम का पूरा कल मैंने वो बता दिया आपको कि धम का जो उल्लेख कहाँ हमें मिलता है, और पूरा का पूरा वर्णन भी मैंने आपको बता दिया था। उसके अंदर है तीसरे शिलालेख में मिलता है। किसके अंदर मिलता है? तीसरे शिलालेख में। अब वीडियो बड़ा हो रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट में, और ये सारे के सारे प्रश्न उत्तर मैं करवा लूँगी। किस इतिहास में मौर्यकालीन दंड विधान कौन सा था, क्या था, पूरा का पूरा, और ये स्तंभ पूरे के पूरे बताऊंगी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, और इसी मौर्य काल के प्रश्न उत्तर के साथ। और जितने भी प्रश्न कराए ना मैंने, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपने पूरे एग्जाम के प्रश्न या पेपर नहीं देखा तो देख लेना, वहाँ सब आए हुए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे कमेंट करके बता दें प्लीज़। चैनल को लाइक कीजिए, अनलाइक ना करें। और गलती तो हो जाती है इंसान से, कोई 100% सक्सेस नहीं है, कहीं कहीं टॉपिक पे कोई छूट हो ही जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दें, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं उसको जो हुई है ना, जहाँ भी आपको अगर करप्शन लगता है तो मैं उसको सही कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।